जिस टाइम पे अपनी सबसे पहली वाली इंडियन डिफेंस फोर्सेस की जॉइंट ब्रीफिंग आई थी, तो उस टाइम जो हमारे नेवी की तरफ से ऑफिसर थे वाइस एडमिरल एएन प्रमोद, तो इन्होंने ज़्यादा कुछ खास नहीं बोला। उन्होंने बहुत ही कम लाइंस बोली और बोला कि मैं आपकी इमेजिनेशन पे छोड़ता हूँ बाकी सारा कुछ, बस इतना बता देता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने अगली बार कुछ किया तो उसको पता है कि हम क्या करने वाले हैं, पाकिस्तान को अच्छे से पता है। इतना बोल के उन्होंने अपनी स्टेटमेंट खत्म कर दी। उसके बाद मैं एक मीम भी देख रहा था, बड़ा फनी सा मीम था कि अंकल जी इतने गुस्से में हैं कि अगर किसी ने गलती से भी मोदी जी की आवाज़ में फ़ोन कर दिया इन अंकल जी को और परमिशन दे दी कि भाई आप जो करना चाहते हो करो, तो ये सब कुछ उड़ा देंगे। और एक्चुअल में ये बात बिल्कुल सही भी है। देखो, हमारी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, जब इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो पाकिस्तानी एयरफोर्स या पाकिस्तानी आर्मी से होगा ना, तो ऑफकोर्स हमारे पास जो है वो स्ट्रेटेजिक भी एज है, क्वालिटी का भी एज है और क्वांटिटी का भी एज है, हर चीज़ में हमारे पास एज है। लेकिन वहाँ क्या होता है ना कि टेरेंस डिफरेंट होते हैं, माउंटेन वाला रीजन होता है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होती है, तो वहाँ पे फिर भी कुछ दिनों के लिए कॉन्फ्लिक्ट चलेगा ही चलेगा। लेकिन अगर इंडियन नेवी इस गेम में कभी भी किसी भी टाइम पे आ जाती तो ये कुछ ही दिनों में, पहले दिन ही ये खेल खत्म हो जाता। और ये बात पाकिस्तानी नेवी ने पहले कभी एक्सेप्ट भी करी हुई है। और ये सारी चीज़ें मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई मैं नेशनलिस्ट हूँ तो मैं इंडिया की तरफ से बड़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। मैं आपको आगे फैक्ट्स बताऊंगा, सब कुछ आपको गूगल पे मिल जाएगा। गूगल बेसिक कॉन्सेप्ट है, बाकी आप जो भी रिसर्च करना चाहते हो कर लेना, आपको सब कुछ ऐसे ही दिख जाएगा। डे 1 पे इंडियन नेवी जो है वो सारी इक्वेशन को खत्म कर सकती है। क्योंकि लास्ट टाइम जब इंडियन नेवी ने अपना ऑपरेशन किया था, जब 1971 में, तो उस टाइम पे बांग्लादेश क्रिएट हो गया था। वो लास्ट टाइम था जब इंडियन नेवी और पाकिस्तानी नेवी का डायरेक्टली सीधे कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो। इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी नेवी को इतने गंदे तरीके से डैमेज करा पहले दिन ही कि पाकिस्तानी नेवी सीधे अपने कोस्ट लाइन पे पहुंच गई, जहां से वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लग गई, क्योंकि उसके आगे वो नहीं आ सकती थी। कोस्ट लाइन होता है कि अपने बॉर्डर पे पहुंच गई। और उसमें भी कराची का हार्बर इंडियन नेवी ने उड़ा दिया था। ऑयल टैंक्स जो थे या ऑयल की जो भी जगह थी, वहाँ सब जगह आग लग चुकी थी। उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिएट हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के बाहर की सारी जो जगह थी उसको ब्लॉक कर दिया गया। मतलब पानी से तो कोई नहीं आ सकता, दूर दूर तक कोई फोर्सेस नहीं आ सकती। ये 1971 का था जब बांग्लादेश क्रिएट हुआ, लास्ट टाइम जब इंडियन नेवी अपने रोल में आई थी। तो अब आते हैं फैक्ट्स पे। दो चीज़ होती है, देखो, जब भी आप पैसे खर्च करते हो ना, डिफेंस बजट या कोई भी टाइप का बजट होता है, तो दो चीज़ें होती है। पहला होता है कि आप सर्विसेज पे कितना पैसा खर्च कर रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे इंडियन आर्मी में सोल्जर्स हैं या इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं, तो उनकी जो सैलरी वगैरह है वो होती है सर्विसेज पे आप कितना कॉस्ट पर खर्च कर रहे हो। और दूसरा होता है कैपिटल आउटप्ले। कैपिटल आउटप्ले मतलब आप बड़े बड़े गैजेट्स खरीद रहे हो या बड़े बड़े गैजेट्स बना रहे हो। इंडिया में एक बहुत स्पेशल चीज़ है कि इंडिया अपने बजट में सर्विसेज में तो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है इंडियन आर्मी पे, जो लैंड पे रहती है। कैपिटल आउटप्ले, जहां बड़े बड़े गैजेट्स बनाए जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है इंडिया इंडियन नेवी पे। इस नंबर्स को ना पाकिस्तान के नंबर से कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान का टोटल बजट ही 64,000 करोड़ रुपए है। इंडिया के जो सोल्जर्स हैं उनकी सैलरी और बाकी जो चीज़ें होती हैं सर्विसेज वाला, वो ही 2,39,000 करोड़ रुपए है। तो उसको तो छोड़ ही देते हैं, वो कंपेरिजन नहीं करते। अपन अपने अंदर कंपेरिजन करके मैं आपको समझाऊंगा कि इंडियन नेवी जो है वो अनबीटेबल है इस मामले में। अगर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन नेवी ने एंट्री ले ली तो इंडियन आर्मी को 50% जो है सर्विसेज में बजट एलोकेट होता है, क्योंकि हमारे सोल्जर्स की गिनती बहुत ज़्यादा है और वो सारी चीज़ें। लेकिन जब बात आती है ना कैपिटल आउटप्ले पे, सामान खरीदने पे, गैजेट्स बनाने पे, खरीदने पे या बनाने पे, हमने खुद भी बहुत कुछ बनाया हुआ है, तो ये जो बजट एलोकेशन है ना, ये टोटली उल्टा हो जाता है। इंडियन नेवी को मिलते हैं 64,000 करोड़ रुपए के आसपास, जो पाकिस्तान का टोटल बजट है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आउटप्ले के लिए। सैलरी वगैरह नहीं, सिर्फ कैपिटल आउटप्ले, सामान बनाने के लिए। और बाकी फिर एयरफोर्स को भी थोड़ा तो इतना ही मिलता है अप्रॉक्सीमेटली। इंडियन आर्मी को सबसे कम मिलता है इस मामले में। तो इंडिया ने एक बैलेंस क्रिएट करा हुआ है। इंडियन नेवी को इतना बढ़िया करके गवर्नमेंट फंड करती है अपने सामान को बनाने के लिए कि इंडियन नेवी अनबीटेबल हो जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि इतना मोटा पैसा खर्च हो रहा है तो इससे हम गुब्बारे खरीद रहे हैं। इससे होता क्या, ये समझाता हूँ मैं आपको। इंडियन नेवी इससे बनती है ब्लू वाटर नेवी। 3 तरह की नेवी होती है, ब्लू वाटर नेवी, ग्रीन वाटर नेवी और ब्राउन वाटर नेवी। इनकी क्लासिफिकेशन क्या है ये समझ लो। ब्लू वाटर वो होता है जो पूरी दुनिया में कहीं भी ऑपरेशंस कर सकता है, ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि कुछ और भी बहुत डिफिकल्ट चीजें आ जाती हैं, जैसे बर्फ है कई जगह पे, तो ऑलमोस्ट वो पूरी दुनिया में ऑपरेशंस कर सकता है, अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज कर सकता है। ग्रीन वाटर नेवी होती है जो अपनी कोस्ट लाइन, अपने बॉर्डर्स के आसपास ही चीजों को मैनेज कर सकता है ठीक ठाक लेवल पे। और ब्राउन वाटर नेवी होती है जो अपने जो नदियां हैं या फिर जो थोड़ा बहुत समुद्र है उसके आसपास पुलिस की तरह काम करते हैं, एक तरीके से पुलिस की तरह। पाकिस्तान की नेवी आती है ग्रीन
वाटर नेवी में, उसमें भी उसके कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो ब्राउन वाटर नेवी में आती है। और ये मैं नहीं कह रहा, अगर मैं स्टेटमेंट्स दिखाऊं पाकिस्तान के ही जो नेवी ऑफिसर्स थे, नवल ऑफिसर्स, उन्होंने खुद बोला हुआ है कि पाकिस्तान के पास इनफ बजट नहीं होता कई बार अपने जो शिप्स हैं उनको भी मेंटेन करने के लिए। अब इंडियन नेवी के पास क्या है ब्लू वाटर नेवी के लिए? इंडिया के पास है 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। एयरक्राफ्ट कैरियर्स मतलब उस पर एयरक्राफ्ट आराम से उस पर लैंड कर सकते हैं, उससे टेक ऑफ कर सकते हैं। और आप इमेजिन कर लो कि भाई अगर उससे एयरक्राफ्ट लैंड और टेक ऑफ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एयरफोर्स के भी तो अच्छा खासा काम आ रहा है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका एक अलग ही देश हो गया पानी के अंदर जहां से आप लड़ाई झगड़े कर सकते हो। और दूसरी है अपने पास INS अरिहंत। INS अरिहंत जो है वो एक न्यूक्लियर सबमरीन है। न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब क्या होता है? 2 टाइप के, अब इसमें भी 2 क्लासिफिकेशन है। एक तो ये है कि न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब है कि न्यूक्लियर पावर पे वो चलती है, डीजल का इस्तेमाल नहीं करती, पहला तो ये। दूसरा ये कि न्यूक्लियर मिसाइल्स को, न्यूक्लियर वेपन्स को वो फायर करने की कैपेबिलिटी रखती है। और INS अरिहंत दोनों कैपेबिलिटी रखती है। अब अगर न्यूक्लियर पावर पे कोई सबमरीन चल रही है ना, तो वो मजाक बात नहीं है, क्योंकि वो डीजल से नहीं चल रही, उसको बार बार लैंड पे आने की ज़रूरत नहीं है। वो सालों साल तक पानी के अंदर घूम सकती है, डीप इन वाटर रह सकती है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। दूसरा, INS अरिहंत की जो न्यूक्लियर मिसाइल या फिर न्यूक्लियर अटैक करने की कैपेबिलिटी है, वो इंडिया को, पूरे इंडियन ओशियन में अकेला इंडिया ऐसा कंट्री बना देती है जिसके पास तीनों तरीके से कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर अटैक करने की, चाहे वो पानी से हो, चाहे वो हवा से हो, एयरफोर्स से, चाहे वो लैंड से हो। हमारी जो रीच है वो सिर्फ इंडियन ओशन में नहीं है, वो साउथ चाइना सी में भी है, वो पर्शियन गल्फ में भी है, इनफैक्ट वो वेस्टर्न पैसिफिक तक जाती है। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया का स्टैंड नेवी के मामले में क्यों है इतना स्ट्रॉन्ग। और यही रीजन है कि इंडिया ने बहुत मोटा पैसा खर्च किया है इंडियन नेवी पे, क्योंकि इंडिया को पता है कि पानी की जो लड़ाई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेड पानी से ही चलता है। ये सारा कुछ हमने क्यों किया? ये सारा कुछ हमने इसलिए नहीं किया कि हमें पाकिस्तान से लड़ाई करनी है या उसके बारे में ही सिर्फ हम सोचते रहे। ये सारा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें पता है कि आने वाला टाइम जो है वो ट्रेड का है, बिजनेस का है। और सामने हमारे चाइना है, चाइना अच्छा खासा बिजनेस तगड़ा करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि चाइना हमसे काफी आगे निकल गया। इन मेन बात यह है कि हम अब उसको देख रहे हैं। अगर तुम हमसे आगे निकल रहे हो, अब हम पीछे पीछे आ रहे हैं और कभी ना कभी हम आपसे आगे निकलेंगे। हमारा इंटरेस्ट जो है वो ट्रेड है। दूसरी तरफ जब पाकिस्तान की बात आती है, टू बी वेरी फ्रैंक, जो भी पाकिस्तानी अगर वीडियो देख पा रहे हो तो यार आपका प्रॉब्लम पता है क्या है? आप सिर्फ इंडिया को देखते हो, सिर्फ इंडिया से ही लड़ाई करने के बारे में सोचते रहते हो, इसीलिए आपका जो सर्वाइवल है ना वो सिर्फ इंडिया के बेसिस पे ही होने लग गया है। और सपोज करो इंडिया से अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए ना, तो आप क्या करोगे? बिजनेस आपके पास है नहीं, आपका जो पूरा कंट्री है वो नेवी के बारे में क्यों नहीं सोचता? क्योंकि उसे पता है कि हम ट्रेड में तो कुछ कर नहीं पा रहे, तो नेवी का करेंगे क्या? आपकी तो मिसाइलों के नाम भी सिर्फ इंडिया के बेसिस पे होते हैं। हम पूरे दुनिया को देखते हैं, आप सिर्फ हमें देखते रहते हो। मिसाइलों के नाम क्या है? गोरी, अब्दाली, गजनवी, बाबर। क्या मतलब है इन सब चीजों का? ये कौन है? ये सारे वो इन्वेडर्स हैं जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया। और इंडिया पे अटैक किया इसका मतलब पाकिस्तान पे भी अटैक किया। वो बाहर के लोग थे, अरब इन्वेडर्स थे। और अरब में जो कंट्रीज इस टाइम है ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके मिसाइल का नाम क्या है क्या नहीं है। वो शायद इन इन्वेडर्स को ज़्यादा खास पूछते भी नहीं है, आप लोग पूछते रहते हो। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने लास्ट नाइट एक मैसेज दिया था पाकिस्तान को कि भाई तुम्हारी जो लड़ाई है ना वो हमसे नहीं है, टेररिज्म से है। उसको ख़त्म करो, बिजनेस में घुसो, डेवलपमेंट पे आओ, गरीबी मिटाओ। हम अपना कर रहे हैं, तुम अपना करो। पर हर बार सिचुएशन वहीं घूम फिर के आती है, लड़ाई झगड़े, कश्मीर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा है तो समझाना ज़रूरी है कि हमारी इंडियन नेवी क्या कर सकती थी। और इंडियन नेवी अगर गेम में आती ना तो सिर्फ 1, 2, 3 इतने ही दिन लगते बस।